हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। मैं नीरज कुमार आप सभी के लिए लाया हूँ बायोलॉजी का क्लास। और यह आप लोगों का फर्स्ट क्लास होगा। और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोग का बायोलॉजी में। और हम लोग आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे इजी वे में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो उसका हिंदी में अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी एक्चुअल में वह दो शब्दों से बना है। दो शब्दों में क्या है, जैसे देखते हैं हम लोग, अगर बायोलॉजी की बात की जाए वो ग्रीक के दो शब्दों में बना है। पहला है बायो, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है लाइफ। इंग्लिश में अर्थ होता है लाइफ। अगर दूसरा शब्द है लोगस, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्टडी। अगर लाइफ की बात की जाए तो हिंदी में होता है इसका जीवन। और स्टडी की बात की जाए तो इसका होता है अध्ययन। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीवन के ही अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। आपको बायोलॉजी का लंबा चौड़ा परिभाषा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। आपको एक एक चीज को समझना है, ठीक है। तो ये है, तो कहने मतलब जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बायोलॉजी को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दें पहले, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो जंतु विज्ञान और बॉटनी को पादप विज्ञान कहते हैं। तो आप कुछ हद तक नाम से भी क्लियर हो गया होगा, इसको जंतु विज्ञान कह रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब हम लोग इसमें क्या चीज का अध्ययन करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जीव जंतु के बारे में जिस चीज में अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा कहलाता है जंतु विज्ञान। और जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं वह कहलाता है पादप विज्ञान। और दोनों का ही दोनों सजीव ही है। अगर आप पेड़ पौधे की बात की जाए या जीव जंतु की बात की जाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर जूलॉजी के फादर की बात की जाए, जूलॉजी से पहले हम लोग बायोलॉजी के फादर की बात की जाए, तो बायोलॉजी का जो फादर है फादर ऑफ बायोलॉजी की बात की जाए तो अरिस्टोटल है, जिसका एक पुस्तक भी है हिस्टोरेटिका एनिमलियम, ठीक है। ये पुस्तक है अरस्तु का। इसको हिंदी में अरस्तु पढ़ते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं इसको। और यहाँ इनका फोटो भी है, ये देखिए, ये है अरस्तु। ये है अरस्तु। आगे और फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए तो वह भी अरस्तु ही है, वह भी अरस्तु ही है। क्योंकि अगर अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु ने पहले जीव विज्ञान में जीवों को ही देखा था, जीव की कोशिकाओं को ही देखा था, उन्हीं का खोज किया था और जीव जंतु के बारे में ही बताया था। इसलिए वह जीव विज्ञान का भी पिता है और जूलॉजी का भी मतलब पिता है, जीव विज्ञान का भी और बायोलॉजी का भी पिता है। आगे हम लोग देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो वह थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है फादर ऑफ बॉटनी। और ये जो थियोफ्रेस्टस है यह अरस्तु का ही शिष्य था, यह अरस्तु का ही शिष्य है। यहाँ पे देखिए ये थियोफ्रेस्टस है, इनका फिगर आप देख सकते हैं। हम इधर मूव कर देते हैं, ये थियोफ्रेस्टस है और ये है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। आगे हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, अगर आधुनिक फादर की बात की जाए, आधुनिक फादर की बात की जाए वो कोरोलियस लिनियस है। कोरोलियस लिनियस है, ये है कोरोलियस लिनियस, जो आधुनिक पादप विज्ञान के पिता है। तो इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे कुछ चीजों को आपको याद रखना है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी एग्जाम में
पूछता है तो अरस्तु हो गया। फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए वह भी अरस्तु ही है। फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस है। और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की बात की जाए तो क्रेलियस लिनियस है। इतना तक क्लियर होगा आप लोग को, समझ में आ रहा होगा, समझ में भी इसी तरह से आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे आप लोग का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर आ जाता है सेल। हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीजों को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आपका लिखा हुआ है सेल, और इंग्लिश में, हिंदी में इसको कोशिका और इंग्लिश में सेल कहते हैं। बाकी चीजों को हम लोग समझते हैं। सेल की बात की जाए, कोशिका की बात की जाए तो जितना भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितना भी जीव है वह सभी सेलों से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हम लोग कोशिका की परिभाषा को समझते हैं। यहाँ पे कोशिका का परिभाषा है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कहने मतलब जितने भी जीवों का निर्माण हुआ, जितने भी जीवों को उत्पत्ति हुआ है, चाहे वह छोटा जीव हो जाए, बड़ा जीव हो जाए, ठीक है, वह छोटे से कोशिकाओं से ही मिलके बना है। आगे हम लोग समझते हैं कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। एक एक चीज को समझते जाएंगे और इसको एक बार में देख के याद करने का ही प्रयास कर लेना है। आपको दोबारा देखना नहीं पड़े, ऐसा नौबत नहीं लाना है। ठीक है, तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे हम लोग समझते हैं कोशिका के बारे में। आगे तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली इन्होंने मरे हुए कोशिका का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था उस समय, अगर आज से 300-350 साल पहले की बात की जाए तो उस समय नया लेंस का खोज हुआ था। लोग एक एक चीज को लेंस से देखने का प्रयास कर रहे थे। उसी में से थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही अपने से एक लेंस तैयार किया घर में, और घर में पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े में उन्होंने कोशिकाओं को देखा अपने लेंस से। यह इनका अपना बना हुआ लेंस था, और उन्होंने जब लकड़ी के टुकड़े में देखा वह मरा हुआ लेंस था। हालांकि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, अगर कुछ दिन तक जीवित रहेगा, बाकी तो वह मर ही जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कोशिका का खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे एक चीज याद कीजिएगा, मृत कोशिका का डेड सेल था। वह कैसा सेल था? डेड सेल था। क्लियर है? अब हम लोग आगे समझते हैं। कहता है जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। यहाँ पे हॉक होगा, हॉक ने किया था। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। अगर मृत कोशिका की बात करें, मृत कोशिका पादप की बात करें, वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, और जीवित कोशिका की बात करें तो वह एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, और इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, 1838 से 39 ईस्वी के बीच स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। यहाँ पे दो नाम याद रखेंगे, स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, और एक्चुअली इन्होंने कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था? इनका कहना था कि जितना भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जीव है, सबका उत्पत्ति एकदम सेल से हुआ है। किससे हुआ है? तो सेल से हुआ है। और एक कुछ खास प्रकार का सेल जो है, कुछ खास प्रकार का सेल मिलके कुछ खास प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करता है। इनका ये अपने सिद्धांत में इनका कहना था। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए वो माइकोप्लाज्मा की होती है, और यह एक बैक्टीरिया है। याद रखेंगे आप लोग, यह एक बैक्टीरिया है। यह क्या है? एक बैक्टीरिया है। हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है यह सबसे छोटी ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। किसकी है? माइकोप्लाज्मा की है। जरा सा आप लोग रुकेंगे।
आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो माइकोप्लाज्मा की है। और ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ये आपका सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, आप यहाँ पे दो प्रकार के सेल को भी देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेल आपका एनिमल सेल हो गया, ये आपका एनिमल सेल हो गया, और ये आपका प्लांट सेल है। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, कहता है कोशिका के केंद्र की खोज, कोशिका के केंद्र की खोज। कोशिका के केंद्र की खोज 1831 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोग याद रखेंगे, कोशिका के केंद्र की खोज, कोशिका के केंद्र की खोज। अगर कोशिका की बात की जाए, मान लीजिए ये सेल है, तो इसके लगभग मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। कहता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका। और इससे पहले जो हम लोग देखे थे, पूरी दुनिया में, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, वो ओवम की है। वो किसकी होती है? ओवम। ओवम जो है महिलाओं में पाई जाती है। यहाँ पे ओवम का फिगर देख सकते हैं, यही है ओवम। ये क्या है? ओवम है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। और कहता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, वो स्पर्म होता है। पुरुष का, मेल का स्पर्म होता है। ये आपका स्पर्म है, फिगर देख सकते हैं, ये आपका स्पर्म है। और ये स्पर्म जो होता है, ये सबसे छोटी कोशिका है पूरे मानव में। और ये हो गया आपका बड़ी कोशिका। आगे समझते हैं। कहता है मानव में सबसे लंबी कोशिका, अगर लंबी की बात की जाए, सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, वो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। देखिए यहाँ पे लंबा, बड़ा और छोटा में अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 फिगर बनाए, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस तरह का एक हम घर बना रहे हैं। दूसरा घर मान लीजिए इस तरह का हो जाए। और ये फिगर हम अगर इससे बनाते हैं, इसमें से सबसे बड़ा आप कहेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। ये क्या हो जाएगा? आपका छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। और ये हो जाएगा आपका लंबा। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया, ये देख सकते हैं फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा हो गया, ये आपका सबसे छोटा हो गया, और ये हो गया लंबा। ठीक है, तो बड़ा और लंबा में आप अंतर समझेंगे। ठीक है, तो अगर बड़े की बात की जाए मानव शरीर में, तो ओवम हो गया। ठीक है, छोटे कोशिका की बात की जाए तो स्पर्म हो गया। और तंत्रिका कोशिका जो है वह लंबी कोशिका है। आगे हम लोग समझते हैं। आगे है कोशिका विभाजन की सबसे अधिक क्षमता जो है वह यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर में होती है। किसमें होती है? लीवर में होती है। सेल डिवीजन की सबसे अधिक क्षमता जो है वह यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में। यहां देख सकते हैं आप फिगर, ये है लीवर, हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन की सबसे अधिक क्षमता होती है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कोशिका विभाजन की सबसे कम क्षमता। कोशिका विभाजन की सबसे कम क्षमता जो है वह मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। यहाँ पे मस्तिष्क की भी कोशिकाओं को देख सकते हैं। ठीक है, ये है मस्तिष्क की कोशिका है। सबसे सेल डिवीजन सबसे कम की बात होता है तो ये मस्तिष्क कोशिका में होता है। और ये कोशिका विभाजन की जो क्षमता है अधिक होती है वह लीवर में होती है, यकृत में होती है। क्लियर है? आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, कहता है कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। आप लोग
ध्यान देते रहेंगे। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या है समझिए आप। जैसे मान लीजिए एक कोशिका का मान लीजिए फिगर बना दिया जाए, इसके बीच में लगभग मध्य भाग में जो है क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ढेर सारा कोशिकांग वगैरह पाया जाता है, ढेर सारा कोशिकांग वगैरह पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। आगे आगे चीजों को हम लोग समझेंगे। तो ये जो इसको जो घेरे रहता है, जिस आवरण से ये घेरे रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आप दो चीजों को समझेंगे। आगे देखिए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए, केवल कोशिका भित्ति की बात की जाए, वो पाई जाती है सिर्फ पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिका तो आप लोग को दिखाए थे, जरा से देखिए। ये है प्लांट सेल, आपका ये हो गया प्लांट सेल। ये हो गया आपका प्लांट सेल, ये आपका एनिमल सेल है। अगर कोशिका झिल्ली की बात की जाए, सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, ये दोनों सेल में पाई जाती है, ठीक है। आगे अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए, ये जो मोटा वाला आवरण देख रहे हैं आप, ये मोटा वाला आवरण ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। इंग्लिश में उसको सेल वॉल कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल वॉल कहते हैं। वॉल मतलब दीवार, ठीक है। कोशिका का सबसे कठोर भाग, कोशिका का बाहर का जो आवरण होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं, दीवार की तरह होता है। एक्चुअली ये सेल वॉल पौधों में आवश्यक भी है, इसलिए आवश्यक है कि ये बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिकाओं को हर तरह के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग क्या होता है, तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग में आपका पहला चीज आ जाता है, फर्स्ट चीज आता है जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये वाला देखिए, ये आपका क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। ये जो आवरण है पहला, इस आवरण की बात की जाए तो ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हो गया। उसके बाद आप इस बीच में देख रहे हैं किसको, न्यूक्लियस को। क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस है तो हम लोग जीव द्रव को समझते हैं। जीव द्रव क्या होता है, इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली के अंदर और न्यूक्लियस के ठीक बाहर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, और इस न्यूक्लियस के ठीक पहले और कोशिका झिल्ली के ठीक बाद पाए जाने वाले द्रव को साइटोप्लाज्म करते हैं। और साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियस को अगर मिला दिया जाए तो टोटल को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। हिंदी में इसको जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। जीव द्रव के बारे में हम लोग आगे और समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से दोनों को मिला के, ठीक है, सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी फिगर देख सकते हैं। आगे देखिए, कहता है जीव द्रव की खोज। किसकी खोज, जीव द्रव की खोज जो है 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में पुरकेंजे ने की थी। किसने की थी, पुरकेंजे ने की थी। ठीक है, जीव द्रव की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो पुरकेंजे को जाता है। किसको जाता है, पुरकेंजे को जाता है। आगे देखिए, आगे अगर हम लोग जीव द्रव में जल की बात करें, किसकी बात करें, जल की बात करें, तो जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है।
क्या होता है? जल होता है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये पहला कोशिकांग था, कोशिका का अंग कह सकते हैं, ठीक है। ये पहला कोशिकांग है। पहला में इसको याद रखेंगे। पहला चीज क्या था कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था कि जीव द्रव की खोज जो है 1839 ईस्वी में पुरकेंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकेंजे ने की थी। आगे जीव द्रव का 80% भाग, लगभग 80% भाग जल होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला कोशिकांग है कोशिका झिल्ली। अगला है कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो कहता है कोशिका को आकृति प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है यह कोशिकाओं को आकृति प्रदान करता है। कोशिकाओं को आकृति प्रदान करता है, ठीक है। कोशिकाओं को आकृति कौन प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है वह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है वह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और आप याद कीजिए, उस समय हम बताए थे कि कोशिका भित्ति की बात की जाए, कोशिका भित्ति की बात की जाए, वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है कि कोशिकीय विसरण एवं प्रसरण की क्रिया को निर्धारित करती है। कोशिकीय विसरण एवं प्रसरण की प्रक्रिया को कौन निर्धारित करती है? तो कोशिका झिल्ली करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। क्लियर होगा? हो गया होगा? आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है कोशिका भित्ति। अगला क्या है? कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखिए, यहाँ पे कहता है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में, मतलब पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोशिकाओं को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगर पादप कोशिकाओं में अगर कोई आकृति प्रदान करता है तो वह है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में अगर आकृति को प्रदान कर रहा था तो कोशिका झिल्ली कर रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होता है, ये जो कोशिका भित्ति होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। आप लोग याद रखेंगे, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग फिगर भी देख सकते हैं। ये एनिमल सेल है और यह प्लांट सेल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का क्लास यहाँ तक ही। आज ये फर्स्ट वीडियो था। बाकी का क्लास हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, मैसेज मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।